नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे वो आपको सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बुलेटिन में भारत चीन तनाव की बात होगी, राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे की और साथ ही कोरोना की ताजा अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। रूस भारत को वो कौन सा हथियार दे रहा है जिससे चीन बेचैन हो गया है। साथ ही बात होगी दिल्ली की, जहां पर मास्क ना पहनने वालों को पुलिस ने दंड दिया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी योकोविच और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना संक्रमित ये सभी पाए गए हैं। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, जिनके जरिए संक्षेप में समझ लीजिए कि कैसे इस वक्त भी तनाव बरकरार है सीमा पर। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। इससे चीन खौफ में है और वो रूस से गुहार कर रहा है कि भारत को हथियार ना दे। दूसरी खबर, आर्मी चीफ के लद्दाख दौरे से जुड़ी हुई है। आज वो फॉरवर्ड पोस्ट जाएंगे और सैनिकों से बात करेंगे। LAC के ताजा हालात को लेकर तीसरी खबर, पेंगोंग सो में दोनों तरफ सेना मौजूद है। सेना पीछे हटाने पर सहमति बना तो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि चीन कब पीछे हटाएगा अपनी सेना। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत होगी। भारत की तरफ से नवीन श्रीवास्तव इस बैठक में शिरकत करेंगे। सैन्य स्तर के बाद आज भारत चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत होगी और ये बातचीत वर्चुअल माध्यम से होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल होंगे, वहीं चीन की तरफ से DG सीमा विभाग बातचीत में शिरकत करेंगे। संयुक्त सचिव स्तर की ये वार्ता भारत और चीन के बीच, ये वर्चुअल बातचीत जिसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कब चीनी सेना पीछे हटेगी, क्योंकि पहले जो बातचीत हुई थी उसमें यह निष्कर्ष निकला था कि दोनों तरफ से सेनाएं पीछे जाएंगी और जो पहले जैसा माहौल था वो बरकरार किया जाएगा। चीन की ओर से DG सीमा विभाग बातचीत करेंगे। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो आज बातचीत होनी है, क्या लगता है इसके बाद चीनी सेना पीछे हटेगी या नहीं? क्योंकि पहले जब बातचीत हुई तभी कहा गया था कि दोनों तरफ से ये कदम उठाया जाएगा, पर चीन की तरफ से तो ये हुआ ही नहीं। देखिए, संकेत बड़े साफ हैं कि बातचीत का दौर जारी रहेगा। अभी तक जो बातचीत हो रही थी पीछे हटने की, वो सेना के स्तर पर हो रही थी। कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले और उसके बाद ही कल ये दोनों तरफ से ये निर्णय लिया गया कि डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये डिसएंगेजमेंट होगा कैसे, इसकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ पेचीदे चीजें जो हैं वो फंसी हुई हैं कि कहाँ पे कौन कितना पीछे हटेगा। अच्छी बात यह है कि सेना के स्तर पर ही नहीं और बल्कि अब डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत का दौर जारी है। दोनों देशों ने ये तो बार बार बोला है कि मसला जो है वो बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या इस बातचीत से कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले 6 जून को भी जब मीटिंग हुई थी सेना के स्तर पर, तब भी एक ऐसा ही निर्णय लिया गया था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन चीन की सेना ने ऐसा करने से नहीं माना। ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त सीधे लेह लद्दाख से मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, आर्मी चीफ के दौरे का आज दूसरा दिन, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? और कल भी हमने देखा कि पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चीन अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। जी नेहा, आज उनका दूसरा दिन आज पूरा हो जाएगा, आज यहाँ से निकल जाएंगे लेह से वो, लेकिन जो वो जिस तरह से अभिषेक भी बता रहे हैं, डिसएंगेजमेंट
किस तरीके से हो दोनों सेनाओं का, इसे लेकर एक एक डिटेल इस बार भारत चाहता है कि क्लैरिफाई हो जाए। कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से होगा, स्टेप वाइज उसका डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट यहां पर किया जाएगा। पिछली बार तैयार हो गए और किस तरह से हमने देखा कि जो जिससे बातचीत, जिस टुकड़ी से बातचीत हुई वो तो पीछे हटी, लेकिन एक नई टुकड़ी वहां पर नजर आने लगी। तो इस तरह की चीजें न हो, इस वजह से कूटनीतिक स्तर पर भी वो बातचीत का चैनल खुला रहेगा और यहां पर लगातार रोजाना वो बातचीत करके, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें उसका एक सिरा छोड़ दें उस बातचीत का, यहां पर रोजाना वो बातचीत चल रही है ताकि कोई भी डिटेल उसमें से छूट न जाए। चरणबद्ध तरीके से न सिर्फ गलवान घाटी बल्कि पेंगोंग, जहां पर सबसे पहले यहां पर एक तरफ सिक्किम में नजर आया था कि किस तरीके से टकराव की स्थिति बनी थी और दूसरा यहां पर पेंगोंग, बाद में गलवान घाटी पर हमने देखा कि किस तरह की खूनी झड़प हो गई थी। तो उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे किया जाए, उसकी बारीकियों पर यहां पर जो कमांडर्स ने बातचीत की है और आर्मी चीफ को जिस तरीके से उसके बारे में ब्रीफ किया है, इस बार कहीं पर कोई कोताही, कहीं पर कोई छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ी जा रही है नेहा, क्योंकि चीन को एक चीज के लिए भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। भारत का अप्रोच ठीक उसी तरीके से आगे रह रहा है। और जो ये संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता होनी है श्वेता, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये एक अच्छी चीज ये है नेहा कि दोनों तरफ से, मतलब जो आपकी सैन्य नीतियां हैं, सैन्य जो बातचीत है, चाहे कूटनीतिक बातचीत है, दोनों के बीच एक संतुलन, एक समन्वय सा रखने का पूरा प्रयास है। सबको लूप में रखा जा रहा है। सारी जो बातचीत है वो बिल्कुल सामंजस्य बैठाकर, संतुलन बैठाकर, यहाँ जो कमी रह जा रही है उसकी बातचीत जो है वो वहां पर कूटनीतिक स्तर पर रखी जा रही है। अगर यहां पर कोई चीज है कि मान लीजिए सैन्य स्तर पर नहीं हो सकता है तो उसे वहां पर पूरा किया जाएगा। यानी एक एक चीज पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हुए, हर डॉट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ना है चीन के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे की। राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। कल राजनाथ सिंह ने रूस के डिप्टी पीएम से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों पर अहम बातचीत हुई, लेकिन एलएसी पर तनाव के मद्देनजर चीन इस मुलाकात और बातचीत से चिढ़ गया है। कोरोना संकट के दौर में मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। वैसे तो ये यात्रा पहले से तय थी। रूस के विक्ट्री डे परेड के लिए उन्हें न्योता था, लेकिन एलएसी पर बने ताजा हालात में रक्षा मंत्री के इस दौरे के मायने बेहद अहम हैं। राजनाथ सिंह के अलावा चीन समेत कई देशों के रक्षा मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं, लेकिन रूस के इस बड़े आयोजन में भारत की मौजूदगी से चीन क्यों जला भुना जा रहा है, इसका जवाब भी मौजूदा हालात में ही छिपा है। व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। रूस के हथियार बाजार का अभी भी सबसे बड़ा आयातक भारत ही है, लेकिन आयात निर्यात के अलावा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध भी चीन को कांटे की तरह चुभते हैं। वो भी तब जब दोनों देशों में रक्षा सौदों को लेकर अहम बातचीत हो रही हो। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों देशों के बीच $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, जिसकी डिलीवरी अगले साल के बीच से शुरू होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में Su-30 MKI और MiG-29 विमान, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर जैसे कई रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। लेकिन चीन को इन सौदों पर इतना ऐतराज है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में रूस से अपील कर दी गई कि ऐसे हालात में वो भारत को हथियारों की सप्लाई न करे। लेकिन सच ये है कि संबंधों की कूटनीति रूस को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। They say
in Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than two new friends. चीन को मंगलवार को ही एक और झटका लगा जब रूस ने भारत और चीन के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया। भारत की नीति अपने द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे देश को शामिल नहीं करने की रही है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने भारत के रुख का ही समर्थन किया। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर वो कौन सा हथियार है जिससे चीन डर गया है? क्यों चीन ये गुहार लगा रहा है कि रूस भारत को वो हथियार ना दे? आपको ये बता देते हैं कि रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का भरोसा दिया है। क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम? देखिए इस रिपोर्ट में। ये है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दम और इसमें भारत के दुश्मनों को बेदम करने की काबिलियत है। नाम है S-400 ट्रायम्फ। काम है एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराना। और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि मिल चुकी है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और एक साथ 100 से 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना बना सकता है। ये सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक से किए जाने वाले हमले को नाकाम कर सकता है। इतना ही नहीं, S-400 सिस्टम मिसाइल हमले की स्थिति में खुद एक्टिव होता है और दुश्मन की मिसाइल हो या लड़ाकू विमान हवा में ही उसे ध्वस्त कर सकता है। आज तक की टीम पिछले साल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके में मौजूद उस फैसिलिटी में भी गई थी जहां भारत को डिलीवर किए जाने वाले S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का निर्माण हो रहा था और उसकी टेस्टिंग हो रही थी। S-400 की टेस्टिंग बहुत कड़ी होती है। इसके एक एक पुर्जे को धूल, बारिश, ठंड, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो S-400 की रडार से बच सके। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ सरहद पर जहां तनाव है वहीं तनाव का एक मोर्चा नेपाल बॉर्डर पर भी खुल गया है। बीते कुछ दिन से नेपाल लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। पहले नक्शे में बदलाव किया, फिर नागरिकता संशोधन बिल लाया और अब पूर्वी चंपारण पर भारत नेपाल सीमा पर बने बांध की मरम्मत पर रोड़े अटकाने पर तुला हुआ है। चीन की शह पर नेपाल के तेवर बदले हुए हैं। यही वजह है कि वो जगह जगह बेवजह विवाद खड़ा करना चाहता है। लालबेकिया बांध को लेकर जो विवाद है उसको इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जो पिलर है भारत नेपाल सीमा को तय करता है, 340 नंबर पिलर, ये इलाका नेपाल का है और ये भारत का है। अब इस पिलर से कितनी दूरी पर जो गुआबाड़ी जो तटबंध है लालबेकिया नदी पर, ये देखिए कितनी दूरी पे है और बांध को देख के ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षों यानी कि दशकों पुराना ये बांध रहा होगा। हालांकि इसकी मरम्मत अब चल रही है जिसको लेकर नेपाल सरकार ने अड़ंगा डाला है। प्रहरियों ने आकर कामकाज को रोका है। यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ है, ये हाल फिलहाल के तो हो नहीं सकते हैं। इसी से ये अंदाजा लगता है कि ये काफी पुराना बांध है और इसका मरम्मत का काम केवल चल रहा था। चूंकि ये मानसून शुरू हो चुका है बिहार में, तो ऐसे में अगर नदियों में जो कि नेपाल से जो सारी नदियां उत्तर बिहार में आती हैं, अधवारा समूह की नदियां हैं, चाहे वो कोसी हो, बागमती हो, गंडक हो, ये तमाम नदी जो नेपाल से आकर बिहार में तबाही मचाती है और उसी बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया जाता है
और तटबंध की मरम्मत की जाती है मानसून से पहले, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये काम यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ तक ये काम होना था भराई का, इसके मरम्मत का, लेकिन ये नहीं हो पाया है। और यही वजह बताई जा रही है कि अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो बिहार में इस साल अगर बाढ़ का तांडव काफ़ी बड़ा होता है तो बिहार में इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन नदीम आलम और सचिन पांडे के साथ सुजीत कुमार झा, भारत नेपाल सीमा, पूर्वी चंपारण, आज तक। और एक बार फिर से कोरोना के ग्राफ की बात करेंगे जो कि तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजधानी में कोरोना एक तरीके से अनकंट्रोलेबल हो गया है। महज 24 घंटे में करीब 4000 नए मरीज सामने आए। मुंबई के बाद जो शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है दिल्ली, यानी देश की राजधानी। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला चीनी वायरस राजधानी पर भी कहर ढा रहा है। एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3947 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 68 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक राजधानी में 66,602 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या है 2301। हालांकि 39,313 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 24,988 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन किए गए मरीजों की संख्या है 12,963। दिल्ली सरकार होम क्वारंटीन को लेकर व्यवस्था में किए गए बदलाव का विरोध कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए एलजी को खत लिखा है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था में मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और मरीजों की परेशानी दोनों बढ़ गए हैं। अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही तो 6,000 बेड्स पे कहाँ लेके जाएंगे? और रोजाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। होम क्वारंटीन की पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा है। अमित शाह को एक खत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा और राधा स्वामी सत्संग मैदान में बनाए गए 10,000 बेड्स के कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण का आमंत्रण दिया। साथ ही इस सेंटर के लिए आईटीबीपी और आर्मी के डॉक्टरों और नर्सों को भेजने की मांग भी की। जवाब ट्विटर पर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले ही हमारी बैठक में ये फैसला हो गया था और गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को दिल्ली के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा सौंप दिया है। काम पूरे जोरों पर है और कोविड केयर सेंटर का एक बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट मिलकर दिल्ली में 1000 बेड और 250 आईसीयू वाला कोविड हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल का संचालन भी सेना के हवाले होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ही केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने लिखा, देश की सेना, डॉक्टर्स, सामाजिक संस्थाएं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी मिलकर दिल्ली के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। इन कठिन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों की मदद के लिए शुक्रिया। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो लोगों को डराने लगा है। सरकारी अस्पतालों में इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। पंकज जैन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, एक तरफ तो होम क्वारंटीन और साथ ही जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर एक विवाद था, वो कुछ हद तक सुलझा। तो अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन 3,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, बेड्स की संख्या कम बता रहे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसे में इस वक्त दिल्ली की हालत पस्त है। ऑलरेडी काफी हद तक माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्रालय से
खुद ही मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, और हर मुमकिन कोशिश की बात की गई है गृह मंत्रालय के साथ। इसलिए वो जो 10,000 बेड्स की बात की जो बीएस में है, आईटीबीपी के डॉक्टर्स उसमें लगाए गए हैं, सेना के डॉक्टर्स लगाए गए हैं रेलवे कोचेस पर। उसके अलावा 1000 बेड का जो अस्पताल है वो अब अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा, उसमें 250 वेंटिलेटर्स होंगे। लेकिन जिस तेजी से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीमीटर लगाए जाएंगे, घरों में ही ऑक्सीजन दिया जाएगा, ये सब अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन लगातार इन मेजर्स को रिव्यू करने की कोशिश है। और हमने देखा है पिछले हफ्ते से ही जो होम मिनिस्टर है अमित शाह हैं, वो लगातार मीटिंग्स भी लेते आ रहे हैं, डायरेक्टली माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये एक चुनौती है और लगातार की चुनौती है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार अलग अलग नहीं हो सकते, इनके मतभेद समय समय पे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, काफी अलग पार्टी से, जैसे कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि आप 4th ईयर स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को लाएं, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो काफी हद तक थक चुके हैं। उसके अलावा जो एनसीसी एनएसएस वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, उनको लगाया जाए। अस्पताल को और इसके आसपास जो होटल्स हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। तो लगातार एक कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ताजा बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता तमाम अपडेट दे रही थी कोरोना से जुड़ा हुआ। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास। कल कोरोना की दवा बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया था, लेकिन रामदेव के इस दावे पर आयुष मंत्रालय ने तलवार लटका दी है। दरअसल आयुष मंत्रालय की ओर से दवा को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। जब पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्हें इस तरह की दवा की कोई जानकारी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दावों पर जानकारी मांगी। पतंजलि से पूछा, कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दे। जहां दवा पर अध्ययन किया गया है उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की भी डिटेल मांगी है। संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी मांगा गया है। मंत्रालय ने साफ किया कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक इस तरह के दावों के विज्ञापन पर रोक लगे। आयुष मंत्रालय की इस आपत्ति के बाद पतंजलि ने लंबी चौड़ी सफाई पेश करते हुए अपने दावे को साबित करने के लिए आयुष मंत्रालय को सबूत पेश किए। आयुष के इस बयान के बाद बालकृष्ण ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है, जिसमें विवरण दिया गया है और जानकारी आयुष मंत्रालय के साथ साझा करने की बात कही है। यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है और रैंडमाइज्ड प्लेसेबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। वहीं बाबा रामदेव का कहना है कि दवा की रिसर्च में सारी गाइडलाइन का पालन किया गया है, जिसके बाद दवा को बाजार में लाया जा रहा है। मैं इतना ही बोलूँगा कि हमने 100% जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए पैरामीटर्स गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं, जो अप्रूवल लेने चाहिए तो लेकर के किया।
मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, वो खत्म हो गया है, अब इसमें कोई विवाद नहीं है और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। इस समय लाखों लोग ये दवा मांग रहे हैं और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। हाँ, जो औषधि के परिणाम आए, जब भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है तो इसके रिजल्ट अनाउंस करते हैं, वो हमने भी किए और आपने खुद भी उस निम्स के डॉक्टरों से पूछा है, ये डेटा कोई छुपे हुए नहीं है। बाबा रामदेव का दावा है कि दवा का ट्रायल NIMS में किया गया, जहां के डायरेक्टर ने दवा की टेस्टिंग प्रभावी होने की बात मानी है। पेशेंट्स में ऐसा है कि इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसमें जो पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो उन्होंने हमें दिया है पब्लिकेशन, उसमें यह है कि 3% 3 दिन में 69% पेशेंट ट्रीट हो गए थे और हाँ, पूरी तरह ठीक हो गए थे और बाकी जो मरीज थे वो भी 7 दिन में पूरी तरह सही हो गए। तो इसका रिजल्ट इफेक्टिवनेस 100% है। बहरहाल मामले को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। बाबा जहां सारी प्रक्रिया पूरी होने और दवा के 100% रिकवरी रेट का दावा कर रहे हैं, वहीं आयुष मंत्रालय दवा को हरी झंडी देने को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जयपुर से देव अंकुर, दिल्ली से मिलन, संजय शर्मा, अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना के केस बढ़कर 4,56,000 से ज्यादा हो गए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक कुल मौतें 14,476 हुई हैं। 2,58,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से जुड़ा ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े होते हैं। 4,56,183 देश भर में कुल कोरोना के मामले हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक योकोविच पर भी कोरोना ने अपना शिकंजा कस लिया है। योकोविच और उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। योकोविच ने इसी महीने वायरस के बीच एक चैरिटी टेनिस टूर्नामेंट कराया था। टूर्नामेंट में शामिल 3 खिलाड़ी बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव, क्रोएशिया के बोर्ना कोरिच और सर्बिया के ही विक्टर ट्रॉयकी पहले ही संक्रमित हैं। उधर पाकिस्तान के भी 7 क्रिकेटर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन खिलाड़ियों में फकर जमा, इमरान खान, हफीज और वहाब रियाज शामिल हैं। और पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत कल के ही जैसी रही। डीजल आज 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे है। पिछले 18 दिन में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल भी 8.5 रुपए महंगा हो गया है। बिना ब्रेक के लगातार खबरों का सिलसिला 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। अब लद्दाख के एक ऐसे गांव की कहानी आपको सुनाएंगे जहां के 80 जवान भारतीय फौज की सेवा में तैनात हैं। इस गांव का नाम है रामपुर। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे गांव के लोगों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो अद्भुत है, क्योंकि 63 घर यहां पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं। और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। ये कैसा गांव हो सकता है, ये कैसा जज्बा हो सकता है, ये हम यहीं पे बातचीत करते हैं। आपने कौन कौन से युद्ध में लड़ाई? मैं 71 में। 71 में? हाँ जी। किस सेक्टर में लड़े थे? मैं हम तुर्तुक सेक्टर में। तुर्तुक में। हाँ। आपके बेटे भी फौज में हैं? मेरे 2 बेटा है। हाँ। मैं भी फौज में था, मेरा 2 बेटा लाखोट में है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, यहाँ 63 घर है। 63 घर में से पूरा मैक्सिमम किसी के घर में 5 है, किसी में 4 है। 5 तो मैक्सिमम ही है हमारा घर इस गाँव में। इस घर में इतना छोटा सा गाँव में इतना फिर हम हर चीज हम हिंदुस्तान का कहते हैं। हम हर चीज को अहम रखते हैं कि मेरा जो लड़का होगा फौजी बनेगा। सबका ये सपना होता है। सबका ये सपना होता है। आपका कौन है फौज में? जी मेरा भाई है फौज में, इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हमें फक्र हो रहा है कि हमारा सारे शिशोद ब्लॉक का जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे
बैठे हुए हैं और डर भी लग रहा है। जो शहीद हो गए थे 20 लोग, उनके लिए हमें बहुत दुख भी है अंदर से और डर भी लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे भाइयाँ हैं हमारा और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार है अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? आपके हस्बैंड है? सब आपका भाई है। आपने 62 का युद्ध लड़ा है जी। आपने कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, कैसा था उस समय? जी उस समय बड़ा कठिन था इधर, क्योंकि ये रोड वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो हम याक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, यहाँ ले से जहाँ अभी बॉर्डर है वहाँ मैक्सिमम 15 या 16 दिन लगता है। तो पूरा पैदल चलता था। तो 62 की बाद फिर ये रोड बना था। उसके बाद कितना मुश्किल हुआ था उस समय लड़ाई में? और क्योंकि आप लोगों को देखकर भी लोग, बच्चों को प्रेरणा यहाँ पर मिली होगी कि वो फौज ज्वाइन करें। देखिए उस टाइम पर तो बड़ा कठिन था हर चीज का। इतना उस टाइम इंडिया जो है इतना फॉरवर्ड नहीं था। जो आजकल है वो हथियार हमारे पास नहीं था उस टाइम। आपने सुना होगा 3 एक रेफल होता था पर आदमी, वो सिंगल गोली चलता है, एक बार में एक गोली, फिर उसको बार बार काक करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो उस टाइम फौजी था उन्होंने बहुत बहादुरी किया है। पर आज तो हम लोग उनसे जीत सकते हैं, आपको लगता है हम इतना? जी हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। वो 62 का इंडिया नहीं रहा जी। आपके दादाजी शहीद हुए इसमें? हाँ जी। 62 के युद्ध में? हाँ जी। और घर से कौन कौन रहा फौज में? हमारे खानदान में पूरा 12 या 13 आर्मी में है जी। तो हमें बहुत फक्र है कि हमारे खानदान से इतना देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। बताइए कि एक वीरता की परंपरा होती है ऐसी, आप लोग अभी पढ़ते हैं या फिर क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। क्या करना चाहते हैं? आप फौज में जाना फौज में जाना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपके गांव से इतने सारे फौजी हैं? जी हाँ। तो आप लोग हमेशा क्या फिटनेस और ये सब देखते रहते हैं कैसे हम फौज में पहुंच जाएं? हाँ मैम, यही हम तो उम्मीद करते हैं कि फौज में जाने। घर से हैं और लोग फौज में? हाँ है। अच्छा, आप बताइए आपके भी? हाँ मैम। घर से हैं लोग? हाँ सर। आपके यहाँ से? जी हमारा 3 भाई है वो फौजी में मैम। 3 भाई आपके फौज में? तो ऐसा क्या है, आप लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं इस गांव में, सब बहुत ताकतवर होते हैं कि इंडियन आर्मी में सबको? ऐसा ना मैम जी, हम यहाँ का जो लोग है जो पहाड़ी लोग बोला जाता है, तो हमें सांस फूलना ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो हमें सर्दी में भी बैठ सकता है, हम गर्मी में भी, हम गर्मी भी सह सकते हैं। तो इसीलिए ना ज्यादातर आदमी इसीलिए ज्वाइन होता है कि यहाँ का आदमी जो है तो लोकल यहाँ का डिश चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे रहने की यहाँ पे आदत पड़ता है, इसीलिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जज्बा भी बहुत चाहिए होता है कि आप में ताकत है, आप में शक्ति है, लेकिन आप साथ में सोचते हैं कि आप देश के लिए भी कुछ करें। और ये अगर परंपरा आपको यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे लगता है कि समूचे देश के लिए ये मिसाल है। लद्दाख के भीतर एक ऐसा गांव जहां पर हर घर से एक नहीं कई फौजी निकलते हैं और कई पीढ़ियों से निकल रहे हैं। बाकिर चौर, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। और एक बार फिर आपको कोरोना से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। देश भर में 4,56,000 से ज्यादा मामले इस वक्त कोरोना के। वहीं देश भर में कोरोना से अब तक कुल मौत 14,476। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,58,685। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 15,968 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना से 465 लोगों की जान गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 10,495 है। 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।